नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है। हमें क्या निकालना है, घर से स्कूल की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया घर से स्कूल जाने का स्पीड और स्कूल से घर वापस आने का स्पीड दिया है, और जाने और वापस आने में लगे हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि उसे घर से स्कूल जाने में कितना समय लग रहा है, या हमें ये पता चल जाए कि उसे स्कूल से घर वापस आने में कितना समय लग रहा है, तो हमें जाने और वापस आने का हमें स्पीड दिया हुआ है। अगर हमें समय पता चल जाए तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब डिस्टेंस फिक्स हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए हमें जाने और वापस आने का स्पीड दिया है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए हमें जाने का स्पीड क्या दिया है, 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, और वापस आने का हमें स्पीड क्या दिया है, 2 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। यानी जब 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घर से स्कूल जा रहा है तो जाने में अगर 2 यूनिट का समय लग रहा है, तो जब 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से स्कूल से घर वापस आ रहा है तो आने में कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ टोटल जो है 5 यूनिट का समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल जो है उसे 5 घंटा का समय लग रहा है। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 5 घंटा दिया है। तो देखिए हम यहाँ जाने और वापस आने का हम स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 घंटा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 घंटा। तो हम किसी एक समय को निकाल के अगर हम उस स्पीड में गुणा करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो देखिए वापस आने का समय क्या निकल के आ जाएगा, 3 घंटा निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस आने की स्पीड में वापस आने में लगे समय से हम गुना करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखिए वापस आने का स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटा। यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक छात्र को एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई मापने को कहा गया। उसने भूल से लंबाई को 20% कम तथा चौड़ाई को 10% अधिक कर दिया। यदि उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस माप के बाद उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए हम आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि आयत की लंबाई 10 यूनिट है और आयत की चौड़ाई भी 10 यूनिट है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई को 20% कम कर दे रहा है। तो देखिए इस 10 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 यूनिट। यानी लंबाई अगर 2 यूनिट से कम कर देगा तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया कि चौड़ाई जो है 10% अधिक कर दे रहा है, तो 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट। यानी चौड़ाई अगर 1 यूनिट से बढ़ा देगा तो अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, माप के बाद क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, 88 यूनिट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखिए माप से पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 यूनिट स्क्वायर, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 100 यूनिट स्क्वायर का हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम यहाँ से 88 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। 88 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, माप के बाद आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष पश्चात बी उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ 84,000 रुपया था। लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है,
हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बी का पूंजी दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, व्यापार का हमें टोटल समय दिया है, और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया है, अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए, तो हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया है तो हम वहाँ से ए और बी का अलग अलग लाभ बता पाएंगे। अब देखिए ए और बी का अगर हम अलग अलग लाभ निकाल लेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया हुआ है 1 लाख रुपया, हमें ए का पूंजी क्या दिया है, 1 लाख रुपया दिया है, और हमें टोटल समय क्या दिया है, व्यापार की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और हमें टोटल समय क्या दिया है, 3 वर्ष, यानी ए का पूंजी 3 वर्ष के लिए लगा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बी का पूंजी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बी का पूंजी दिया हुआ है 2 लाख रुपया, बी का हमें पूंजी क्या दिया है, 2 लाख रुपया, और बी जो है व्यापार में 1 वर्ष बाद जो है शामिल हो रहा है, और टोटल समय क्या दिया है, 3 वर्ष, यानी बी का पूंजी जो है कितने समय के लिए लगा होगा, 2 वर्ष के लिए लगा होगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 5 जीरो से हम इस 5 जीरो को काट सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, यानी लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया। यानी उस लाभ में से ए को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 4 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या हो गया, यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या हो गया, 7 यूनिट हो गया, टोटल लाभ क्या हो गया, 7 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, हमें टोटल लाभ दिया हुआ है 84,000 रुपया, हमें टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, 84,000 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए उस लाभ में से ए को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, यानी यहाँ बी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट। तो देखिए अगर हमें 7 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 12,000 रुपया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12,000 रुपया। यानी लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा, 12,000 रुपया अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है, 4200 रुपया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऋण के रूप में टोटल जो है 4200 रुपये दे रहा है, यानी हमें अमाउंट कितना दिया, 4200 रुपये दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया है 5 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट, यानी हमसे पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष का किस्त। अब देखिए हम यहाँ वार्षिक किस्त को कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ वार्षिक किस्त को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि प्रत्येक वर्ष का जो किस्त है वो 100 यूनिट है, यानी पहला किस्त क्या होगा, पहला किस्त होगा 100 यूनिट का, दूसरा किस्त क्या होगा 100 यूनिट का, तीसरा किस्त क्या होगा 100 यूनिट का, चौथा किस्त क्या होगा 100 यूनिट का, पांचवा किस्त क्या होगा 100 यूनिट का। अब देखिए किस्त हम कब देते हैं, वार्षिक किस्त हम कब देते हैं, वर्ष के अंत में। तो जब पहला किस्त दिया होगा ये कब दिया होगा, पहले वर्ष के अंत में, दूसरा किस्त कब दिया होगा, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरा किस्त कब दिया होगा, तीसरे वर्ष के अंत में, चौथा किस्त कब दिया होगा, चौथे वर्ष के अंत में, और पांचवा किस्त कब दिया होगा, 5वें वर्ष के अंत में। अब देखिए अगर किस्त में दे रहा है तो प्रत्येक किस्त कितना है, 100 यूनिट का। तो देखिए किस्त में ना देके अगर एक ही बार देता, किस्त में ना देखे अगर एक ही बार देता तो देखिए ये कब दे रहा है, चौथे वर्ष के अंत में, यानी ये भी अगर 5वें वर्ष के अंत में देता तो इस पर जो है 1 वर्ष का ब्याज लगता। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, और यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज की दर से काउंट हो रहा है, यानी उसे कितना देना पड़ता, उसे देना पड़ता 110 यूनिट। अब देखिए ये जो है तीसरे वर्ष के अंत में दे रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में दे रहा है, अगर इसे भी 5वें वर्ष के अंत में देता तो इस पे जो है उसे 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ता, यानी कितना देना पड़ता, 120 यूनिट। ये जो है दूसरे वर्ष के अंत में दे रहा है, अगर इसे भी 5वें वर्ष के अंत में देता तो इस पे जो है उसे 3 वर्ष का ब्याज देना पड़ता, यानी कितना देना पड़ता, 130 यूनिट। अब देखिए ये जो है पहले वर्ष के अंत में दे रहा है, अगर इसे भी 5वें वर्ष के अंत में देता तो इस पे जो है 4 वर्ष का ब्याज देना पड़ता, यानी कितना देना पड़ता, 140 यूनिट। तो यहाँ से हमारा टोटल अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600 यूनिट, यानी टोटल अमाउंट क्या निकल के आ गया, 600 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया, 4200 रुपया, यानी इस 600 यूनिट का वैल्यू, इस 600 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 4200 रुपया दिया है।
तो देखिए हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम प्रत्येक किस्त क्या मान के रखे, 100 यूनिट, और 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 700 रुपया, यानी प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना का होगा, 700 रुपये का होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 700 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया 4000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CI, हमसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है, जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी ब्याज अगर साधारण ब्याज के दर से काउंट होता तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% दिया हुआ है, यानी पहले वर्ष अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलता तो दूसरे वर्ष में हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलता। लेकिन जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर नहीं मिलता है। जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर नहीं मिलता है। देखिए पहले वर्ष हमें क्या मिलता है, केवल प्रिंसिपल का ब्याज मिलता है, यानी पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। यानी पहले वर्ष प्रिंसिपल का 10% जो ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। यानी 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1%। यानी यहाँ टोटल जो है CI के रूप में हमें कितना मिल जाएगा, CI के रूप में हमें प्रिंसिपल का 21% मिल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमें कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया, यानी हम 4000 का 21% निकाल लेंगे, 4000 का हम 21% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ 40 में अगर 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 840 रुपया। यानी CI क्या निकल के आएगा, CI क्या निकल के आएगा, 840 रुपये निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया, 125 मीटर, यानी दूरी क्या हो जाएगा, 125 मीटर हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, 125 मीटर हो जाएगा। और व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में व्यक्ति का स्पीड दिया है, हमें व्यक्ति का स्पीड कितना दिया, 5 किलोमीटर पर घंटा दिया है। और हम जो है रेलगाड़ी की स्पीड कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है और रेलगाड़ी का स्पीड हमने मान लिया तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है। यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, व्यक्ति को पार करने का हमें समय दिया है और हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लिए। तो देखिए हम यहाँ से अगर इस रिलेटिव स्पीड में अगर हम इस समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब देखिए दूरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया है और यहाँ जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो हमें इस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या है, x माइनस 5 किलोमीटर पर घंटा है। तो हम इसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और हमें समय क्या दिया, समय दिया 10 सेकेंड। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। और हमारा दूरी क्या है, 125 मीटर है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 125 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इस 5 से अगर हम 125 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से 2 बार में जाएगा और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 18 को काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू
अगर हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे यानी 9 से 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x हो जाएगा 50। इस 5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 45 में 5 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। x क्या निकल के आएगा 50 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान के रखा है x किलोमीटर पर घंटा, यानी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पे x है, हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पर x है। तो देखिए संख्या के दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, संख्या के दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंकों का योग हमें क्या दिया 9 दिया हुआ है, तो हमने इकाई अंक को क्या मान लिया x मान लिया, तो दहाई क्या हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी, ये हमारा दहाई के स्थान पे है और ये इकाई के स्थान पे है, तो मूल संख्या हो जाएगी 10 गुने 9 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हम इसका 3 गुना लेंगे, हम इसका 3 गुना लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, जब हम अंकों को क्रम को पलट देंगे, यानी अंकों के क्रम को अगर हम पलटेंगे तो देखिए ये हमारा जो है इकाई के स्थान पे हो जाएगा और ये हमारा दहाई के स्थान पे हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 10x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और इस संख्या में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंकों का योग जो है 9 है, तो देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया 54 दिया है, तो हम यहाँ अगर अंकों का योग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर अंकों को उलट दिया जाए, तो देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया 54 दिया है, अगर हम अंकों को उलट दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 45, और जो अंकों को उलटने से जो हमें नई संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होगी। तो देखिए हम इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में हमें क्या दिया, ऑप्शन बी में हमें 27 दिया है, तो देखिए 2 + 7 करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी अंकों का योग क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि अंकों के क्रम को अगर हम उलट दें, संख्या में क्या दिया 27 दिया है, तो अगर हम अंकों के क्रम को उलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकों के क्रम को अगर हम उलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72, और हम उसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होगी। तो देखिए हम इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 जो है 27 के 3 गुना है, यानी ये 3 गुने के बराबर है, यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। या तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, या हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के और हम वहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल गया, 27 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 70 और 7 है, यदि इनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या में क्या दिया है, हमें एक संख्या दिया है 35, हमें दूसरी संख्या निकालना है, और हमें क्वेश्चन में LCM क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में LCM दिया हुआ 70 और HCF क्या दिया हुआ 7 दिया हुआ है। तो देखिए हम इस इक्वेशन से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए 35 से 70 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ अगर 7 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 14 निकल के आ जाएगी, यानी यहाँ से दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 14 निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5 अंक वाली संख्या 2, 4, 7, XY 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 2y माइनस 8x का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 2 4 7 XY। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 7 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 7 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 231। 3 7 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा 231। अब देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू मान लेते हैं 0, हम यहाँ x और y का वैल्यू मान लेते हैं 0। तो यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी 24,700। यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी 24,700। अब देखिए हम इस संख्या में इस एलसीएम से भाग देंगे, यानी एलसीएम कितना है 231। हम इस एलसीएम से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा हम इस संख्या में से अगर माइनस करेंगे तो वहाँ से हमारा x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी वहाँ से हमारा रियल संख्या निकल के आ जाएगा। तो हम वहाँ से x और y का मान बता पाएंगे। तो देखिए हम इसमें अगर भाग देंगे तो ये 231 से एक बार में जाएगा, हम इसमें से 231 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, हम 1 0 लाएंगे। अब देखिए 160 231 से हमारा नहीं कटेगा, तो हम यहाँ 1 0 लगाएंगे, 1 0 और लेके आएंगे, ये हमारा क्या बन गया 1600। अब देखिए हम 231 में अगर 7 से गुना करेंगे, 231 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1617। यानी यहाँ से हमारा शेष क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा शेष निकल के आ गया माइनस का 17। यहाँ से हमारा शेष क्या निकल के आ गया माइनस का 17। अब देखिए इस माइनस के 17 को अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे, यानी 24,700 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 24,717। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 24,717 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, y का वैल्यू निकल के आ गया 7 और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2y माइनस 8x। तो हम यहाँ y के जगह 7 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14, और हम यहाँ x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a की आय b से 40% अधिक है यदि a की आय में 25% वृद्धि होती है और b की आय में 40% वृद्धि होती है तो a की आय b की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है a की आय b से 40% अधिक है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि a की आय b से 40% अधिक है। तो हमने मान लिया कि b की आय 100 रुपया है, तो a की आय क्या हो जाएगी 140 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि a की आय में 25% वृद्धि होती है, a की आय में 25% वृद्धि होती है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि b की आय में 40% वृद्धि होती है। तो देखिए हम इस 140 का अगर 25% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 35 रुपया। यानी 35 रुपये के वृद्धि के बाद a की आय क्या हो जाएगी 175 रुपया। अब देखिए b की आय में 40% का वृद्धि हो रहा है, तो हम इस 100 का अगर 40% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 रुपया। यानी 40 रुपये के वृद्धि के बाद b की आय क्या हो जाएगी 140 रुपया। अब देखिए वृद्धि के बाद a की आय कितनी है 175 रुपया, a की आय कितनी है 175 रुपया, और b की आय कितनी है 140 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि a की आय b की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। a की आय किससे, b की आय से कितना अधिक है, 35 रुपया किससे 140 से, 35 रुपया किससे 140 से, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 20 से काट ले तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 20 से 7 बार में जाएगा, ये 7 से जाएगा 5 बार में, हम 5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 25%। यानी कितना प्रतिशत अधिक है 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।